आज हम जो है गोधली भाग 2 के अंतर्गत गद्य भाग के तीसरे पाठ यानी भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ को और इसके प्रणेताकार रचनाकार के विषय में पहले हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैक्स मूलर जी विश्वविख्यात विद्वानों में इनकी गिनती की जाती है। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। आप लोगों के बोर्ड में देता है कि मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो याद रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में पैदा हुए थे। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जब मैक्स मूलर केवल मात्र 4 वर्ष के थे तो इनके पिता का नाम विल्हेल्म्स मूलर था। केवल 4 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो गई। जैसा कि मैं पूर्व में भी बताते आया हूं कि होनहार लोगों के लगभग हम यही देखते हैं कि बचपन में ही माता पिता वो खो देते हैं, परंतु उन्हें तो आवारा हो जाना चाहिए ना। गार्जियन के विहीन हो जाने से, अभिभावक विहीन हो जाने से बच्चों को उदंड हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। ईश्वरेच्छा, वे एक बड़े अच्छे विद्वान थे, बहुत चिंतक थे। तो फिर भी पिता के मृत्यु के पश्चात भी इनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। बचपन में ही वो संगीत के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बल पर, अब समझिए कि हितोपदेश का उन्होंने, जो नारायण पंडित के द्वारा विरचित है, उसका जर्मन में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, और उन्होंने कठ और केन, कठोपनिषद और केनोपनिषद दोनों का जो है जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। और कालिदास के द्वारा विरचित मेघदूतम एक दूत काव्य है। मेघ को दूत बनाया गया है उसमें, जैसे कि अभी मैं कल बताया था आप लोगों को, घनानंद जी ने बादल को अपना दूत बनाया, उसी तरह कालिदास ने भी मेघ को दूत बना करके और इस कहानी की रचना किया था। तो इसका पद्य अनुवाद भी उन्होंने किया। तो निश्चित तौर पर हम मान लेंगे कि मैक्स मूलर एक बहुत बड़े पहुंचे हुए कवि थे, विद्वान थे। और इन्होंने जो रचना की उसमें हमारे स्वामी विवेकानंद को कहना पड़ा मैक्स मूलर के लिए कि वे वेदांतियों के भी वेदांती हैं। वेदांती मन होता है वेद को जानने वाले, वेद के जानने वाले के भी जानने वाले हैं। ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो भाई, जिसके अंदर जो मेरिट है, जो गुण है, आप उसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम जब लड़के और लड़कियों की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि ये अच्छे हैं, ये थोड़ा अच्छे नहीं हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आपका हाव भाव विचार यदि हमारे मन अनुकूल हो तो हम कहेंगे कि नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि सभी बच्चों को मैं कहता भी नहीं हूं, एक आध को जो बदमाशी करते हैं उन्हीं को कह देते हैं। तो इसमें जो है आप लोग जानते हैं कि विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का नाम आप लोग सुने होंगे, जो इंग्लैंड की थी। महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की थी। आज भी उसके नाम से ही लीज पर भारत देश जो है लिया गया है, स्वतंत्रता मिली है। आज भी कागज उसके पास है। भारत जो है स्वतंत्र है, लेकिन लीज पर, लीज समझते हो ना, जैसे 90 साल का हम ले रहे हैं मकान, तो
तब बेचने किनने का अधिकार है, परंतु पूर्ण अधिकार तो 90 साल का ना हमारा हुआ, उसी तरह से है। खैर चलो, वो सोशल साइंस का विषय हो जाएगा, आप लोग हो सकता है कि उसमें गड़बड़ा भी सकते हैं, क्योंकि तो अब मैं ये बता रहा था कि कितना जो है ये अच्छे विद्वानों में इनकी गिनती, विश्व लेवल के विद्वान हैं ये। जैसा कि आप जानते हैं कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई विमान पर चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। सबको जाना है यहाँ से, और यही सत्य भी है। मैक्स मूलर जी भी इस दुनिया को छोड़ करके 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को चल बसे। तो कहने का मतलब है कि जर्मनी उस समय बड़े ही विकसित राष्ट्रों में से आता था। जर्मनी और जापान को लोग विश्व लेवल का माने डेवलप्ड कंट्री कहते थे, विकसित राष्ट्र। और यही कारण था कि तुम लोग जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ, उसमें छोटे छोटे राष्ट्र जो है द्वितीय फ्रंट पर थे, और बड़े बड़े राष्ट्र जो थे, यहाँ तक कि भारत भी इंग्लैंड के चूंकि गुलाम में था, इसलिए अमेरिका के साथ था, फ्रांस के साथ था। ठीक है, ये बड़े बड़े विकसित थे, लेकिन छोटा मुल्क कितना फंसा दिया था। अंत में अमेरिका को हिरोशिमा पर, तुम लोग जानता है, बम्बार्ड करना पड़ा था 6 दिसंबर को। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? सोशल साइंस के अपने सर से इस सब विषय में जानो। तो समझ लीजिए कि इस तरह से फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है जर्मनी का सही में, लेकिन जो प्रस्तुत पाठ आपको पढ़ना है, भारत से हम क्या सीखें, इसका जो है, क्योंकि वो जर्मन भाषा में इसको लिखे थे, इसका ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने का काम डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी। 1 नंबर का पूछता है कि मैक्स मूलर की विरचित पाठ को हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया, या भारत से हम क्या सीखें, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया। तो ये आपको याद होना चाहिए, 1-1 नंबर का दे देता है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म कब और कहां हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने किन किन उपनिषदों का जो है जर्मन में अनुवाद किया, उन्होंने कालिदास के किस किताब का जो है अनुवाद जर्मन में किया। तो आपको 1-1 नंबर के बन जाते हैं। अब प्रश्न है कि आपके दिमाग में वो चीज है नहीं है, उसे अपने दिमाग में बराबर रखना होगा। ठीक है, और तब दिमाग में रहता है जब हम शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, जब हम इसे बार बार देखते हैं और इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, इसको बार बार पढ़ते हैं, तब हमारे दृष्टि पटल पर और स्मृति पटल पर वो छाए रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। ऐसा यदि आप करते हैं तो वैसे ही विद्यार्थी बड़े अच्छे और विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम भारत से क्या सीखें, इसमें हम बताना चाह रहे हैं। देखिए, पूछा गया था फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी से कि आप बताइए कि सभी संपदा और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण देश कौन है। पूरे विश्व में पूछा गया था इनसे कि विश्व में प्राकृतिक सुंदरता से और सभी प्रकार की संपदा से परिपूर्ण देश कौन है। तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैक्स मूलर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि आप हमें पूछेंगे तो हम बताएंगे कि पूरे भूमंडल का हमने अवलोकन किया है, यानी मैंने विश्व का दर्शन किया है। उन विश्वों में सबसे प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण देश अगर कोई है तो उसका नाम भारत है। ये हमारे भारत के लिए एक गौरव की गाथा से कम नहीं है। यदि हम स्वयं अपनी बड़ाई करें, अपने देश की बड़ाई करें, तो यह प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा कर सकता है, परंतु एक दूसरे देश का आदमी यदि इस तरह की बात करे तो हमें समझ लेना चाहिए कि निश्चित तौर पर हमारे देश में
इस तरह की बड़ाई है, हमारा देश इस तरह का है। इसीलिए कहते हैं भारत एक ऐसा महान देश है जहां भूतल पर स्वर्ग की छटा निखरती है। अंग्रेजी में जिसे हेवन करते हैं, हेवन, हिंदी में हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यह है जहां जिसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो वह स्वर्ग है। यानी हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। श्री राम राज्य की कल्पना लोग करते हैं। गांधी जी ने कहा था कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे भारत देश में। मांगहि बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। जब भगवान राम का राज्य था तो उस समय लोग बादल से पानी मांगते थे और बादल पानी भर देता था। यानी किसी को दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीनों प्रकार के ताप से व्यक्ति घिरा होता है, परंतु राम के राज्य में तीनों ही ताप नहीं थे। एक मतलब वही राम राज्य है भारत में। अगर हमसे कहोगे तो हम सच कहते हैं कि पूरे दुनिया के निर्माण करने के लिए ईश्वर ने अपने वर्कर को भेज दिया था कि ये मेरे कारीगर, ये मेरे कलाकार, तुम लोग निर्माण करो। परंतु भारत का निर्माण खुद अपने हाथों से किया था। समझिए भारत देश कितना महान देश है। इसीलिए कहते हैं इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। ज्यादा हम बड़ाई नहीं करेंगे, ये फ्रेडरिक मैक्समुलर खुद कर रहे हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि अपने देश का है इसलिए बड़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार कहां हुआ था, यानी ज्ञान की प्रथम लौ कहां जली थी, दीपक कहां जली थी, तो इसका भी उत्तर आपको स्पष्ट है। मैक्समुलर जी कह रहे हैं कि इसका उत्तर स्पष्ट है, वो ज्ञान की प्रथम दीप भी भारत देश में जली थी। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे प्राचीनतम जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो संस्कृत है। और सबसे प्राचीनतम महाकाव्य है वेद। वेद जो है सबसे बड़ा महाग्रंथ है और इसका निर्माण भारत में हुआ था। तो बताओ कि ज्ञान की प्रथम दीपक कहां जली? भारत में। मैक्समुलर जी कह रहे हैं कि मानव मस्तिष्क की प्रथम साक्षात्कार जो है भारत में हुई थी। अब कह रहे हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी मनन के योग्य है। तो मैं यह कहूंगा कि भारत ही है जो मनन के योग्य है। भारत ही एक ऐसा देश है जो चिंतन के योग्य है, जो समझने योग्य है। कहने का मतलब है, और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति यहूदियों की विचारधारा में सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे जीवन का अंतरतम हमारा परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी हो जाए। तो इसमें आपको फिर कह रहे हैं कि यदि ऐसा आप कहेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा अगला जन्म शाश्वत जीवन के लिए वहां हो जहां संपूर्ण ज्ञान की गंगा की धाराएं बह रही है। तो उसे भी मैं अपनी हृदय से यही कहूंगा कि वह अगला देश हमारा भारत ही होना चाहिए। पूर्व जन्म में जहां हमारा जन्म हो, अगले जन्म में तो हमारा जन्म जो है भारत देश में हो। वहां जाने के बाद हम अपना लोक और परलोक दोनों सजा लेंगे, संवार लेंगे। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं भारत देश में तो इतने अच्छे यहाँ के संस्कार हैं कि भगवान के नाम जप करके, साधना कर करके, तपस्या कर करके, परोपकार कर करके और हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और
और हमारा यह जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। जो लोग आजकल के भारत में जो घूम कर आए हैं, उन लोगों को कह दीजिए कि वो कलकत्ता घूमे हैं, वो मद्रास घूमे हैं, वो मुंबई घूमे हैं। क्या वास्तव में केवल शहर में घूमना भारत घूमना है? अरे यदि भारत में घूमना है तो भारत के गांवों की ओर जाना होगा, भारत की खूबसूरती को समझना है, संस्कृति और सभ्यता को समझना है, आपको भारत देश में जाना होगा। और वो भारत देश, चूंकि भारत की आत्मा, हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो पहले गांव में जाइएगा। तो आज भी देखिए रिश्तेदारों की कितनी आवभगत होती है। एक रिश्तेदार के साथ 3 लोग होते हैं साथ, कहीं बाहर जाने के लिए या कहीं अगुवाई करने के लिए। ये चीज देश में न मिलेगा बेटा, हमारे भारत देश के गांवों में न मिलेगा, शहरों में मिलेगा। तो सच्चे भारत का दर्शन करना है तो कहां जाना होगा? भारत के गांवों में जाना होगा। तो सच्चे भारत के दर्शन जो है ग्रामवासियों में हो सकते हैं। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी में यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय था। वांछनीय माने चाहने योग्य था। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता है, हमारी सोच की आवश्यकता है। अरे यार, राम राज्य क्या है? यदि किसी का कोई चीज गिरा हुआ है हम नहीं छुएंगे, वहीं पड़ा रहेगा 2-4-5 दिन तक, वो खुद अपना भुलाया हुआ चीज देखेगा लेकर जाएगा, राम राज्य नहीं हो जाएगा? राम राज्य क्या है? किसी के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, सबको अपना समझेंगे, राम राज्य नहीं हो जाएगा? किसी के घर चोरी नहीं होगी, अत्याचार नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा, कदाचार नहीं होगा, तो ये राम राज्य नहीं है। केवल आप स्वयं अगर सुधरेंगे तो देश क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। तो कह रहे हैं कि यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, भू विज्ञान भूमि के संबंधित विज्ञान में, तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भारत के विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप जिस साइड में हो, क्योंकि क्षेत्र तो बड़ी ज्यादा होते हैं ना, कोई सामाजिक होता है, कोई राजनीतिक होता है, कोई आर्थिक होता है, कोई मान लो कि वैयक्तिक होता है। परंतु आप किसी क्षेत्र में, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे कला के क्षेत्र में, चाहे संगीत के क्षेत्र में, चाहे जो है विज्ञान के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप जाएं, भारत खुला पुस्तक है आपके लिए अध्ययन करने के लिए। एक अबुझ पहेली है जिसे आप जिंदगी भर समझ करके और कुछ समझकर अपने देश को कृतार्थ कर देंगे। ऐसा महान, यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो हरकस की फुलवारी है, क्योंकि हमारा एक ऐसा महान देश है। एक बात याद रखना बेटे, कि दुनिया में जो चीजें मिलती हैं वो चीज केवल भारत में कमोवेश मिल जाती हैं। कमोवेश मतलब थोड़ा कम में मिले लेकिन मिलना है। लेकिन जो भारत में मिलता है, अगर सभी कुछ खोजोगे तो पूरे विश्व में भ्रमण करना पड़ेगा। अब तुम क्या, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है और पूरे विश्व में 7वां स्थान रखने वाला देश दुनिया के सभी संपदाओं से परिपूर्ण है। उसे किसी चीज के लिए तरसना नहीं है। परंतु कुछ ऐसे देश हैं जहां पहाड़ नहीं है, जहां झील नहीं है, जहां झरने नहीं है, जहां ठंडा नहीं है, जहां गर्मी नहीं है, जहां वर्षा नहीं है। क्या ये सभी चीजें हमारे देश की शोभा में 4 चांद नहीं लगा रहे हैं? यानी सब कुछ कहां प्राप्त हो सकता है? छोटा सा देश भारत में। परंतु चूंकि यहां के लोग भी देख लो, मुखाकृति देख लो, हर देश के मुखाकृति से यहां के लोगों की मुखाकृति मिल जाती है। यहां अंग्रेजों के तरह भी लोग हैं, यहां ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के तरह भी लोग हैं।
यहां अमेरिका के तरह भी लोग हैं, यहां नक्चीपट नेपाल के तरह भी लोग हैं, यानी दुनिया की तरह यहां के लोग हैं। लेकिन यहां के लोगों को खोजोगे तो पूरा दुनिया में घूमना पड़ेगा, तब मिलेंगे ऐसे ऐसे लोग। एक मतलब समझ में आ गया तुम लोगों को? भारत एक ऐसी फुलवारी है जहां विभिन्न रंग के फूल खिलते हैं, सांवर, गोर, मोटा, पतला, नाटा, छोटा, हर तरह के फूल खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं बोलो? तो वनस्पति है यहां जो हर तरह की। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं में है तो हेकल जीव जंतु के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनकी ओर जाएगा। और समुद्र तट में आज भी बड़े बड़े विद्वान जाकर मोतियां बीन रहे हैं, चूंकि इसीलिए समुद्र का एक नाम रत्नाकर रखा गया है। रत्नाकर माने होता है रत्नों का भंडार जहां हो, क्योंकि जो बूढ़ेगा वही पाएगा। जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं अभागिन डर गई रही किनारे बैठ। अरे भाई, जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खोता है। तो जो समुद्र में बुड़की लगाता है उसे मोतियां माणिक्य मिलते हैं, परंतु जो समुद्र में बुड़की लगाने से डरता है उसको तो हाथ ही मलना पड़ता है ना। इसलिए हमारे देश के हर किस्म के ज्ञान में, आप जिस ज्ञान में डुबकी लगाना चाहें, इसमें से जरूर कुछ न कुछ मोतियां निकल जाएंगी, जिसे लेकर आप अपने देश को चले जाएंगे। यदि आप नृवंश विद्या में, नृवंश समझते हो, अगर मानव विद्या में आप बड़े निपुण हैं तो भारत आपका एक जीता जागता संग्रहालय है, जहां आप देखें कि यहां दधीची की हड्डी से धनुष बनाया जाता है। यहां हमारे बहुत सारे ऋषि महर्षियों के वज्र बनाए जाते हैं हड्डियों से। वो कौन सी हड्डी थी, किस तरह की हड्डी थी? तुम्हारे यहां तो बहुत हड्डी है जो सड़ गल कर खत्म हो गया होगा, परंतु यहां की हड्डियों की विशेषता एक अब पहली है कि नहीं? पहली है। लता मंगेशकर का नाम सुना होगा तुम लोग, भारत रत्न से सम्मानित थी महिला, वो मर गई है हालांकि। उसके गला जो बचपन में थे वही गला बुढ़ापा तक थे। ये दुनिया के लिए आश्चर्य है, ऐसा गला तो किसी के पास नहीं है। क्योंकि बचपन अवस्था में आदमी का, लड़की का गला पतला होता है, आज जब बड़ी होती है तो धीरे धीरे थोड़ा सा मोटा होता है, परंतु उनके गला में कोई परिवर्तन नहीं। उनके गला को उन्होंने सरकार को दे दिया था कि आप लोग शोध कीजिएगा। तो क्या यह शोध करने का विषय हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो यदि आप पूरा तत्व प्रेमी हैं तो आपको नालंदा नाम सुने होंगे आप लोग, पटना के लगभग में है नालंदा विश्वविद्यालय था पहले। वहां जाइए, उसको जो है लगभग 900 या 10वीं ईस्वी में जो है ये जो मुस्लिम हैं वो उसमें आग लगवा दिए थे, और जला करके 6 महीना तक वो जलते रहा था। लाइब्रेरी 6 महीना तक जलते रहा था। अब समझो कि कोनो पुआल नहीं जल रहा था, घास भूसा नहीं जल रहा था, बुक जल रही थी, केवल किताबें जल रही थी। अब बताओ 6 महीना जलना इतनी मनी बात हुआ हो? तुम्हारे देश की कमर तोड़ दिया था लोग ज्ञान में, परंतु ईश्वर जिसको अच्छा ज्ञान दिया है तुम कितना रोक सकोगे? फिर आज भारत दुनिया का शीर्षस्थ ज्ञान में बना हुआ है। तुम हमारे आंतरिक ज्ञान को नहीं ले जाओगे। हमारे यहां एक एक ऋषि महर्षि हैं कि बोलने लगेंगे तो लगेगा कि पूरा वेद बोलकर रख देंगे। क्या चुराओगे? अरे किताब न चुरा लोगे कि उनका आत्मा का ज्ञानवा चुरा लोगे? फिर हम निर्माण कर लेंगे वेद का। समझो, इतना बड़ा हमारा महत्वदायी है देश। देखो, यदि आपका मन पुराने सिक्कों के प्रति लगता है, धातु मतलब मुद्रा, तो यहां जो है आपको भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेशियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, सकों, रोमन और मुस्लिमों
के सिक्के प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, तुम शोध कर लो। यानी भारत एक गजब का देश है जहां पुरानी चीजों को भी बड़ा संभाल कर रखा गया जाता है। जानते हो, जब वारेन हेस्टिंग्स, जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से वो भारत में प्रवेश कर गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मसाला पिसाई लेकर के आई थी, मसाला पिसाई लेकर के गुजरात से प्रवेश कर रही थी। और भारत के लोग चूंकि जाति पाति धर्म संप्रदाय में बटे हुए थे, और कारण का हुआ कि उस समझ गया कि फूट डालो और शासन करो। तो उस समय निदेशक मंडल जो था वही यहां शासन कर रहा था। उस समय गवर्नर जो था जनरल था, जनरल डायर का नाम सुने होंगे आप लोग, जो वहां पंजाब में जो चलवा दिया था जो है गोली, जो है हमारे बैठे हुए नेतागणों पर। लोग कहते हैं कि गोली तब बंद किया जब उसकी गोली टोटल समाप्त हो गई। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसको मैं कह रहा हूं, पढ़ोगे तब तो कुछ आएगा ना, पढ़ने में तो मन लगता नहीं। एक एक चीज हम कितना बताएंगे सोशल साइंस का और इतिहास का, पढ़ोगे तब तो कुछ समझ में आएगी ना। कितनी क्रूर नृशंस हत्या किया था उन लोगों ने, उसको काला कानून जो है कहा गया। तो वाराणसी के पास उस गवर्नर जनरल को जो है, जो वारेन हेस्टिंग्स था, उसको 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला घड़ा में। वो ये समझ लिया कि ये तो बहुत बड़ी निधि हमको मिल गई, और जितने गवर्नर जनरल हैं उनमें सबसे महानतम उपलब्धि हमारी होगी। उसने यही समझ करके उन सिक्कों को अपने निदेशक मंडल के पास भेज दिया। किनके पास भेज दिया? निदेशक मंडल, उस कंपनी का सबसे बड़ा वही था। और निदेशक मंडल ने उन क्वाइंस, क्वाइंस समझते हो ना, अंग्रेजी में क्वाइंस, हिंदी में सिक्के। अंग्रेजी भी बोलते रहते हैं थोड़ा बहुत कि जानते रहो तुम लोग, कितनी अंग्रेजी में बड़ा सर जानते हैं का मतलब। तो क्वाइंस यानी सिक्कों को जो है वो निदेशक मंडल को दिया, तो वो चला गया इंग्लैंड। इंग्लैंड जब गया तो निदेशक मंडल ने उन सिक्कों का महत्व तो नहीं समझा कि एक अद्भुत सिक्के हैं। उन सभी सिक्कों को गलवा डाला। गलवा डाला समझ रहे हो ना, सोने के सिक्के थे उसको गलवा दिया, गलवा कर दूसरा गहना गिट्ठो चाहे जो भी बनवा दिया। जब ये गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स गया तो कहा कि जो सिक्का हमने दिया था वो है, क्योंकि पुरातत्व विभाग को दिया जाएगा कैसे इन सिक्कों का निर्माण हुआ है, तो हम लोग भी ऐसा निर्माण करेंगे। तो जब उसको पता लगा कि वो तो सभी सिक्के गला दिए गए, उसे पश्चाताप हुआ, अफसोस हुआ। इसीलिए हर पुरानी चीजों को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। हम लोगों के यहां फूल का जो बर्तन है अभी तक है, अभी तक है, जबकि स्टील में ही खाना पीना सब कुछ चला के रखा हुआ है। वो देखने के लिए कि भाई देखो उस समय के फूल इस तरह के हुआ करते थे। आज फूल का बर्तन किनने जाओ, देखो नानी याद आ जाएगी। इतना आसान नहीं है फूल का बर्तन। एक छोटा सा लोटा का दाम 700-800 रुपया है, 1000 1200 रुपया है। कहा लोग एक लोटा, और वो अगर हाथ से छूट जाए तो फूट जाता है, समझ लो, फूट जाता है, वो टूट जाता है। तो पूर्व जो हमारे पूर्वजों का जो धरोहर है वो एक आश्चर्य है हमारे लिए ना, कि हमारे पूर्वज इस तरह का किया करते थे। तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए। एक सबक लेनी चाहिए, किसी भी चीज को गलाकर नष्ट नहीं कर देना चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि किसी भी देश के संस्कृति और सभ्यता का विकास वहां की दंत कथाओं से होता है। दंत कथा समझते हैं, यानी कुछ तरह की पूर्वजों की कहानी जो है वो बड़े बच्चे सुनते हैं बड़े ध्यान से।
पूर्वजों की कहानियों को, और वो कहानियां जो हैं बड़ी सुंदर लगती हैं। जैसे कुछ कहावतें भी होती हैं, जैसे शेर की खाल में गधा, शेर की खाल में गधा, यानी अवगुणी व्यक्ति को गुण वाला आवरण डाल दिया जाना। कहीं गधा को अगर शेर का खाल उड़ा देने से वो गधा शेर हो जाएगा? बोलो। मोदी की टोपी पहन लेने से और आंखिया वाला हम मोदी हो जाएंगे? परंतु लोग पहनते हैं कि नहीं पहनते भाई? तो यह कहावत सबसे पहले जो शेर की खाल में गधा था, इसको यूनान के प्रसिद्ध प्राचीन दार्शनिक प्लेटो के कैटलस में मिलता है। ये एक नंबर का प्रश्न आता है कि शेर की खाल में गधा जो है किस किताब से लिया गया है? तो कैटलस, प्लेटो के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है? कैटलस। याद रखना मेरे बेटे। और कैटलस किन की रचना है? प्लेटो की। ये भी प्रश्न कर सकता है ना घुमा करके। तो यह कहावत जो है बड़ी प्राचीन है। देखो, आप तो पहले मैं बता दिया कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है बेटा? संस्कृत है। यूनान के लोगों ने कहा हम नहीं मानते कि ये माता है हमारे देश की भाषा की, इसे बड़ी बहन मान लेते हैं। आप बताओ ना। अरे बड़ी बहन मानना, बड़ी बहन मां के समान होती है? अब घुमाकर मान रहा है, कह रहा कि नहीं मानेंगे, क्योंकि संस्कृत जो है वो बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन भी मान लिया भाई, तो समझ लो कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। और संस्कृतम संस्कारम ददाति, संस्कृत जो है वो संस्कार देती है। इस तरह से देखिए, हमारे देश में पूर्व में भी व्यापार होते थे, परंतु उस समय व्यापार जो है, नाव जानते हैं आप लोग ना, बोट, जिसको अंग्रेजी में बोट कहते हैं, नाव, और लकड़ी वाले नाव बने हुए थे। उसी में जो लोग है, मान लो कि बहुत कुछ का जो है देन लेन होता था, जैसे हाथी दांत का, बंदर का, मोर का, चंदन का। और इससे होता क्या है, जैसे मान लो कि एक देश दूसरे देश से यदि व्यापारिक संबंध स्थापित करता है, तो जानते हैं क्या उससे फायदा होता है? हमारे देश की भाषा को वो समझने लगता है और उसके देश की भाषा को हम समझने लगते हैं। जैसे हम लोग लौका कहते हैं ना, लौका, उसको जो है दिल्ली उल्ली में घिया कहता है, घिया। तो अब हम दिल्ली गए तो समझे ना कि घिया का अर्थ लौका होता है। पंपकिन अंग्रेजी में कहते हैं, पंपकिन, लौकी को कहते हैं ना पंपकिन। अब समझिए कि भाषा का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह से 10वीं और 11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप का जो संबंध था वो बड़ी प्राचीन है। इस तरह से कह रहे हैं कि यदि आप विधि शास्त्र, कौन बोल रहा है जी? लड़का कहां बोल रहा है? हो कहां बोल रहा है? तू लोग मत बोलो। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विषय में यदि विद्यार्थी हैं, आप विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम, जर्मनी के विधि शास्त्रों के इतिहास के सर्वथा भिन्न होगा। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों और सामाजिक समयाचारिक सूत्रों को ही ले सकते हैं। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। देखिए, विश्व की जो समस्या है वो हमारे भारत देश में उसका समाधान पहले से है। क्योंकि इसलिए है कि बड़ी सारी समस्याएं यहां आई हैं और हमारे ऋषि और महर्षियों ने, संतों और महात्माओं ने उन समस्याओं का निष्पादन किया है। तो विश्व में जो भी समस्या आज हो रही है वो समस्या पहले हो चुकी है। तो अगर विश्व की जो समस्या है उसका समाधान कहां है? भारत देश में है। यदि आप राजनीतिक जीवन में भाग लेना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है,
आपको भारत देश के ग्राम पंचायत का अध्ययन कर लेना होगा। यदि ग्राम पंचायत को आप समझ गए तो आप अपने देश को जाकर चला सकते हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है, और मुखिया ही पूरा अपने पंचायत का संचालन करता है, और उसके सहयोग करने वाले जो होते हैं वो वार्ड कमिश्नर होते हैं, उसके सहयोग करते हैं। आप इसी तरह से अपने देश में जाकर राजनीति में भाग लेकर अपने देश का संचालन कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। समय है ना अभी? तो यदि भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे, क्योंकि भारत में दोनों पद्धतियां एक साथ जीवित हैं, प्राचीन और नवीन। हम प्राचीन पद्धति को भी अपनाते हैं और नवीन पद्धति को भी छोड़ते नहीं हैं। हमारे यहां जो पठन पाठन होते हैं बेटा, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चले जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में BHU कहते हैं आप लोग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वहां आप जाएं तो देखेंगे वहां प्राचीन जो है पढ़ाइयाँ की जाती हैं और नवीन पढ़ाइयाँ भी की जाती हैं। उसमें जो है वेद भी पढ़ाए जाते हैं और उसमें आधुनिक विज्ञान भी पढ़ाए जाते हैं। तो दोनों नहीं हो गया। तो मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, यूं कहें हमारे स्वरूप के अध्ययन में, भारत का स्थान किसी देश के बाद नहीं बल्कि पहले रखा जा सकता है, पहले रखा जा सकता है। तो यदि आप भारत के किसी इतिहास के किसी एक अध्याय का भी यदि अध्ययन, व्याख्या और विवेचन कर लें तो पाएंगे कि हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। केवल एक अध्याय कह रहा है कि भारत के इतिहास को पढ़ लो और अपने यहां के पूरे इतिहास को मिला लो, तुमको लगेगा कि मैंने जो एक इतिहास पढ़ा, एक अध्याय केवल पढ़ा भारत का, वो तो लगता है कि जिंदगी भर पढ़ने लायक है। वो अथाह है, बार बार पढ़ते रहने पर भी मन उबने वाला नहीं है। तो मैं अभी आज के भारतीय इतिहास की चर्चा करना नहीं चाहूंगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम है संस्कृत। यदि आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसा क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सभी भाषाओं की जननी क्यों है, संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है बेटा उसकी प्राचीनता। और ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का समय क्या है, प्राचीन है। ग्रीक भाषा से भी। इस तरह से अब देखिए, संस्कृत को जितनी भी भाषा, जैसे ट्यूटानियक भाषा, केल्टिक भाषा और स्लाव भाषा, ये सभी भाषाओं में अति प्राचीन है। और जानते हो संस्कृत एक विशेषता और है, इसको आगे लिखो या पीछे लिखो या बीच में लिखो, इसका अर्थ जो है वो एक होता है। जैसे रामा गच्छति लिखो, एक अर्थ होता है राम जाता है, गच्छति रामा, इसका अर्थ राम जाता है होता है। क्या अन्य भाषा में भी ऐसा होता है? अंग्रेजी में लिखोगे दिस, मान लो लिखोगे दिस इज ए काऊ, तो अगर लिखोगे इज दिस ए काऊ तो हो जाएगा क्या यह गाय है। जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं है, आगे लिखो पीछे लिखो बीच में लिखो, लेकिन अर्थ क्या होता है
एक समान होता है। क्या यह एक बहुत बड़ी विशेषता नहीं है बेटे? बोलो, है कि नहीं है? ये विशेषता है संस्कृत की। आगे लिखे पीछे लिखे, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? एक समान होगा। इसकी प्राचीनता विशेषता है, इसकी शुद्धता विशेषता है। इसमें गागर में सागर भरने की कहावत चरितार्थ होती है। थोड़े में बहुत कुछ कह देते हो इसमें, है कि नहीं? दूसरे भाषा में बहुत बोलना पड़ता, परंतु इस भाषा में तो हम थोड़े में बहुत कुछ कह देते हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा क्या है? परिवार है। तो देखो, कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह पता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक विभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाया सर्वथा लुप्त हो जाता है। आप लोगों को बता रहे हैं हम, जर्मनी में एक भाषा थी हिट्टाइट भाषा। जर्मनी में जो हिट्टाइट भाषा थी आज कोई नहीं बोलता, इसलिए वो भाषा मर गई है। देखो, यह कोपी भाषाम आश्रित्य वक्तुम न शक्नोति सा भाषा मृता। यदि किसी भाषा को आश्रय लेकर हम बोल नहीं पाते, किसी को समझा नहीं पाते, तो वह भाषा क्या होती है? मरी हुई मानी जाती है। जिस भाषा को कोई बोलने वाला ना हो। हमारे यहाँ तो संस्कृत बोलने वाले भी हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, बंगाली बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, उड़िया बोलने वाले हैं, गुजराती बोलने वाले हैं, बंगाली बोलने वाले हैं, मद्रासी बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं। हमारे देश में तो विद्वान से भी विद्वान है जो हर भाषा को पढ़ते हैं। उरांव, गरांव, पहाड़िया भाषा जो है, ये सभी को बोलते हैं लोग। इसलिए ठीक है बेटा। तो आप अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीन भाषाओं के एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। जैसे देखो, हमने मूसह कहा ना, मूसह। सबसे पहले ये जान लो कि नाम रखना भी आसान नहीं होता। आसान है? हमने सूर्य का नाम रखा संस्कृत में सूर्यः, दिवाकरः, दिनेशः, और इसी को अंग्रेजी में अंग्रेजों ने रखा सन। समझा? जैसे हमने रखा मूसः, हिंदी में हमने कहा चूहा, उसको अंग्रेजी में कहा रैट, ग्रीक में कहा मूश, प वाला स रखा, और यूनान में रखा मूश यानी दांती सा वाला रखा। अरे सब लोग उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? देखो, समझो बेटे, हमारे देश के लोगों ने सभी चीजों का नाम रखा और आज विश्व में वो नाम प्रसिद्ध हो गया है। क्या ऐसा ये ज्ञान हमारे लिए गौरव की बात नहीं है? सबसे पहले हमने रखा, क्योंकि भाषा तो हमारी थी ना, इसलिए हमने रखना शुरू किया। जैसे चंद्रमा रखा शशि, विधु, उसी को लोग मून कहा, मून अंग्रेजी में। ठीक है ना बेटा? अरे यार, बहुत हम लोग देहात में भी अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, हिंदी से लिए गए हैं। जैसे कोई पूछता है कि अरे भाई अमुक व्यक्ति का घर किधर है, तो लोग कहते हैं नियर ही है, नियर ही है। नियर माने क्या होता है? नजदीक है। नियर ही है मतलब नजदीक ही है। देखो भोजपुरी में हम लोग कितना अंग्रेजी बोल देते हैं। और कोई कहता है अमुक आदमी कहाँ है, हेयर है, हेयर है, हेयर 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 माने यहां 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 नहीं कहते हैं बेटा। अब आप समझिए, तो संस्कृत हमारी प्राचीनतम भाषा है, हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की गौरव है, हमारे देश की आन बान और शान है। इसलिए कह रहे हैं, जब
जब जो है इंग्लैंड से विलियम जोन्स ने यात्रा आरंभ किया था। किसने? विलियम जोन्स ने आरंभ की। उस समय लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर भारत के तट का उन्होंने दर्शन किया था। उस समय सुनिए वो क्या बोले थे। जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी, पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से क्या कर रही थी? टकरा रही थी। एशिया के सुवितीर्ण क्षेत्रों के ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिवर्चनीय है। अनिवर्चनीय मानता जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इंग्लैंड का जो विलियम जोन्स है, जब घूमते घूमते भारत तट पर आया, जब भारत का दर्शन किया तो उसके मन में इतना रोमांच हो गया, इतना पुलकित हो गया, कहा धन्य हो गया मैं। जैसे मानो कोई भक्त अपने भगवान को पा लिया हो, जो कोई अभिष्ट चीज को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा उसके शब्द बोल रहे हैं। अब सोचो कि भारत को देखकर वो ललक गया, भारत को देखकर वो प्रफुल्लित हो गया, वो समझ गया कि मैंने भगवान को ही प्राप्त कर लिया। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य, सरकार, कानून, विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। सोचो मेरे देश में क्या क्या दे दिया, क्या नहीं है मेरे देश में। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखी ही रह गया है और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। स्वप्नदर्शी मेरा सपना देख रहा था सर विलियम जोन्स। जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है, तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर के शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। यह है भारत की प्राकृतिक सुंदरता। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने सपनों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविक में परिणत कैसे किया जा सकता है। और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसी ही है। क्या गंगा बदल गई हैं? क्या सूर्य बदल गए हैं? बोलो, क्या हिमालय पहाड़ बदल गया है? कुछ नहीं बदला है। या यूं कहें कि आज भी वैसी ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसी ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें, यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की हैं, फिर भी किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ नहीं है। अर्थात कहने का भाव यह है कि आज भी विदेशी लोग यदि भारत में आएंगे तो उनके लिए वैसे ही मिलेगी चीजें पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, और जानकर वो धन्य हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। सर विलियम जोन्स की तरह, सिकंदर की तरह, सिकंदर आया था विश्व विजयी बनने के लिए।
भारत में। सिकंदर विश्व विजयी की यहां तलवार टूटी है, यहां उसको मुंह की खानी पड़ी थी। अरे यार आओ सिकंदर की तरह, लेकिन ज्ञान लेकर जाओ। जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में ज्ञान ले लो, चाहे भू विज्ञान का क्षेत्र हो, वनस्पति का क्षेत्र हो, निवंश का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, अर्थ का क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में आओगे तो आपको खुला किताब मिलेगा भारत, और हर तरह का यहाँ साधन है, संसाधन है। इस तरह से यह जो मैक्स मुलर जी का पाठ है वो समाप्त होता है। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।